बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ और ये टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का ये टॉपिक है, दैट इज द रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। बेसिकली इस टॉपिक में हमने डेरिवेशन करनी है इन ऑर्डर टू डिटरमिन द रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी एटम के अंदर, एटम के शेल में मौजूद है एंड इट इज रिवॉल्विंग, और वो रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। अब कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ डायमेंशंस हैं जो इस इलेक्ट्रॉन के हवाले से हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रीवियसली भी वो डिफरेंट बोर्ड्स में आ चुका है, चाहे वो लाहौर बोर्ड है, चाहे वो रावलपिंडी बोर्ड है, दूसरा वाला बोर्ड है डीजी का बोर्ड है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन है और ये डेरिवेशन आसान है। और आज इस लेक्चर को पढ़ने के बाद, इस लेक्चर को समझने के बाद आपके लिए ये डेरिवेशन मजीद आसान हो जाएगी। तो लेट्स कम टुवर्ड्स द पॉइंट। लेट्स सपोज यू हैव एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट करें, और इस इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो लेट्स सपोज के m है। मास m का एक इलेक्ट्रॉन दैट इज रिवॉल्विंग, वो रिवॉल्व कर रहा है इस तरह, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है। उस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो m है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू m, एंड लेट्स सपोज कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, ठीक है, उसको हम इस तरह से ई माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, इस न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है। अब जिस न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है उस न्यूक्लियस का जो चार्ज है दैट इज Ze पॉजिटिव। इसमें से जो Z है दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट न्यूक्लियस, और जो E पॉजिटिव है दैट इज डिपिक्टिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑफ दैट न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये मास m का इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस न्यूक्लियस के गिर्द जिसका चार्ज Ze पॉजिटिव है। अब ये इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा उस वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट करेंगे v के साथ। सो वी कैन से दैट कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज v। अब एक लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज रह गई है कि ये इलेक्ट्रॉन जिस रेडियस, जिस फासले पर मूव कर रहा है वो फासला है आपका r, ठीक है। सो वी कैन से दैट द डिस्टेंस, ठीक है, या फिर आप रेडियस पर जिस पर मूव कर रहा होगा दैट वुड बी द r। अब ये कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ डायमेंशंस है, ठीक है। इनको सपोज करके हमने क्या करना है, हमने मूव करना है टुवर्ड्स द नेक्स्ट डायरेक्शन। अब लेट्स सपोज एंड डिस्कस इट कि ये जो दोनों बॉडीज हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। जिस न्यूक्लियस के गिर्द ये घूम रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर सिंपल इसको जो है पिक्चर में देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी दैट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ठीक है। और अगर सिंपलेस्ट पिक्चर में इस तरह से इसको हम शो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि एक एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, दैट आर इन कनेक्शन, ये एक दूसरे के साथ इन टच है। अब ऑब्वियसली ये क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। और जब हम इनकी अट्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ आप फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा तो अब आप जो है वो पार्ट 2 या पार्ट 1 के फिजिक्स में जरूर पढ़ेंगे कि कॉलम्स लॉ बेसिकली दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है। अब कॉलम्स लॉ क्या कहता है, कॉलम्स लॉ ये कहता है कि अगर दो चार्ज बॉडीज आपस में एक खास फासले के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ खास डिस्टेंस पर वाक़या है, ये फोर्स, ये बॉडीज क्या करेंगी, एक स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी एक खास फोर्स के साथ। अब वो जो फोर्स होगी दैट वुड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। इसको मैंने इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। जिस फोर्स के साथ ये दोनों चार्ज्ड बॉडीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है, वो फोर्सेस क्या हैं, उनके मैग्नीट्यूड के
इक्वल है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस। इसको आप Q1 कंसिडर कर सकते हैं, इसको आप Q2 कंसिडर कर सकते हैं, तो इनके मैग्नीट्यूड के बराबर है। लेट्स सपोज आप इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। अब वो जो फोर्स होगी दैट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान लगने वाली जो फोर्स है वो इनके दरमियान मौजूद फासला यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यू कैन आस्क इट इक्वेशन नंबर 2। आप इसको इक्वेशन 2 का नाम दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमने जी कंबाइन करना है इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। लेकिन कंबाइनिंग से पहले हम क्या करते हैं, आप इसको अपनी सिचुएशन के मुताबिक मॉडिफाई करें। अपनी सिचुएशन से क्या मुराद है, लेट्स सपोज कि यहाँ पर जो हमारा Q1 है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। वी कैन से दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये पहला चार्ज हो गया। एंड वी कैन आल्सो से दैट F इज directly proportional to the second charge, that is Ze positive. And for equation 2 we can say that ये जो R है ये तो as it is आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं as it is 1 divided by R square। तो अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है, बाय कंबाइनिंग अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, F the sign of proportionality, ठीक है, that is equal to VE square divided by R का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो एक फोर्स आ गई है, ठीक है, वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के दरमियान मौजूद है, और ये फोर्स हमारे पास आएगी कॉलम्स लॉ की मदद से। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को मजीद सॉल्व करना है, ठीक है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी इक्वेशन के अंदर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है और आप इसको सॉल्व करते हैं, आप इसको खत्म करते हैं, तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे हमेशा एक कांस्टेंट आता है। और हमारे केस के अंदर जो कांस्टेंट होगा दैट वुड बी द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स, यानी 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो इस केस में क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी। और ये Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट की जगह पे हमने वैल्यू लिखी, कांस्टेंट वैल्यूज है। इसमें जो एक चीज न्यू है आपके लिए दैट इज दी एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी है वैक्यूम की, ठीक है, कि इसका मतलब ये है कि वैक्यूम के अंदर किस तरह से चार्जेस मूव कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं कि दैट इज दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब इसकी हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू है, वो वैल्यू कितनी है, दैट इज 8.84 into 10 to the power minus 12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 8.84 into 10 to the power minus 12 कॉलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। ये वैल्यू बच्चों आपने याद रखनी है, ये नेक्स्ट भी आपके काम आ सकती है और न्यूमेरिकल में भी आपसे एमसीक्यूज में सॉरी पूछा जा सकता है। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो हमने कर दिया, ठीक है। आप इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, आप एक इक्वेशन बना लें, F दैट इज इक्वल टू VE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। यू कैन कंसिडर इट योर इक्वेशन नंबर 1। ये मेन हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और आपकी बुक में बेसिकली स्टार्ट जो है वो यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसके पीछे की जो स्टोरी है, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपका क्लियर कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक चीज आ जाती है, एक न्यू कॉन्सेप्ट आ जाता है। देखिए अगेन कम हियर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, ठीक है, इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के गिर्द। अब देखें इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है तो ये ऑर्बिट्स सर्कुलर ऑर्बिट्स है। क्या है ये, सर्कुलर ऑर्बिट्स है। इसका मतलब ये है कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में इसकी मोशन है, ठीक है, सर्कुलर मोशन है।
इसलिए हम रिवॉल्विंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि घूम रहा है, ठीक है, जैसे गोल गोल घूम। अब इसका सिंपल मतलब ये है कि जैसे आप किसी दायरे में घूमते हैं, ठीक है, इनके दायरे के अंदर मोशन है। जब आप किसी भी सर्कल में मूव करते हैं तो दो तरह की फोर्सेस होती हैं जो एक्ट करती हैं, ठीक है, कितनी तरह की फोर्सेस, दो तरह की फोर्सेस। एक आपके पास होती है जी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो अमल कर रही होती है, और सेकंड वन हमारे पास होती है जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो अमल कर रही है, ठीक है। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, वो किस तरह से अमल करती है, इस चीज को हम देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ऐसी फोर्स होगी जो किसी भी चीज को मरकज की तरफ खींचती है। यानी अगर यहाँ पे इस पिक्चर में देखा जाए तो ये जो मरकज की तरफ खींच रही है, ठीक है, मैं उर्दू में ही लिखूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो मरकज की तरफ खींचती है, जो अंदर की तरफ खींचती है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो दायरे के बाहर की तरफ उसको बैलेंस करती है, बाहर की तरफ एक्ट कर रही होती है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। आप जो है वो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम देती हैं, जो बॉडी को दायरे के बाहर की तरफ घुमाती है, बाहर की तरफ खींचती है, ठीक है। अब वह एक कंप्लीट मोशन तभी हो पाती है जब इन दोनों फोर्सेस की स्ट्रेंथ आपस में क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स आप इसको नाम दे सकते हैं, ये जिस फोर्स की हम बात कर रहे थे भी, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपके माइंड में ये होगा कि वो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बराबर होती है सिंपल हमारी मोशन दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। इस फैक्टर के बराबर होती है जी आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप इसे सी एफ भी लिख सकते हैं, आप इसे सिंपल कंप्लीट जो है वो मेंशन कर सकते हैं, कंप्लीट नेम के साथ, कंप्लीट वर्ड के साथ, ठीक है। तो ये हमारी जो डेरिवेशन है वो यहाँ तक कंप्लीट हुई है।